गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को पूर्ण संख्याओं पर संख्याओं की प्रगुण बताने जा रहे हैं। पिछले टर्म में आप लोगों को हमने पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं को कैसे परिभाषित करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं आदि के विषय में चर्चा की थी। तो आपने जाना कि प्राकृतिक संख्याएं गिनती करने वाली संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अगर प्राकृतिक संख्याओं की पहले हम गणना शून्य से शुरू करते हैं, अर्थात शून्य को भी ले लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं की प्रगुण, तो सबसे पहला प्रगुण देखिए क्या होता है। पहला है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी संवरक। तो इसमें जैसे कोई दो धन पूर्णांक हैं, माना कि ए और बी, कोई दो धन पूर्ण संख्याएं हैं, तब ए धन बी बराबर एक धन पूर्ण संख्या। अर्थात जब हम दो धन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको सदैव एक धन पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे यदि ए बराबर 3 और बी बराबर 4 मान लें, तो 3 धन 4 एक धन पूर्ण संख्या 7 है। अगर ए का मान 3 है और बी का मान 4 है, 3 और 4 को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो स्पष्ट हो गई बात कि अगर ए और बी दो धन पूर्ण संख्याएं हैं और उनको हम जोड़ देते हैं, योगफल करते हैं, तो हमें सदैव एक धन पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। परंतु ये नियम योग की संख्या के लिए तो सत्य है, परंतु व्यवकलन अर्थात घटाने की संख्या के लिए सत्य नहीं है। क्योंकि घटाने में आवश्यक नहीं है कि आपको एक धन पूर्ण संख्या प्राप्त हो। घटाने की संक्रिया में आप b माइनस ए बराबर रखते हैं, तो यदि ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी, तो जो अभी हमने बताया था ए धन बी बराबर एक पूर्ण संख्या, अगर ए का मान बड़ा है या बराबर है पूर्ण संख्या, अगर ए का मान बड़ा है माइनस बी, तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, धन पूर्ण संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर ए लेसर बी है तो ए माइनस बी एक नेगेटिव पूर्ण संख्या आ जाएगी। तो योग की संक्रिया के लिए संवरक का प्रयोग सत्य है और व्यवकलन की संक्रिया के लिए संवरक प्रयोग लागू नहीं होता।
अब इसके पश्चात आप पढ़ेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण नंबर 2, क्रम विनिमय प्रगुण। तो इसमें भी माना कि ए और बी कोई धन पूर्ण संख्याएं हैं और अगर हम उनका क्रम बदल दें, क्रम बदल देने पर उनके योग में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे ए और बी कोई दो धन पूर्ण संख्याएं हैं, तो अगर हम ए और बी जोड़ते हैं अथवा बी में ए जोड़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ए बराबर 5, बी बराबर 4, तो 5 गुण 4 बराबर 4 गुण 5। 5 में अगर 4 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा और 4 में 5 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये योग की संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम है। योग की संख्या में क्रम विनिमय नियम a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, परंतु ये नियम व्यवकलन की संख्या के लिए अर्थात घटाने के लिए सत्य नहीं है। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस बी। ए का मान रखिए 5 माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 5। यहाँ पर घटाएंगे तो -1 बचेगा, यहाँ घटाएंगे +1 बचेगा, ये इसके बराबर। तो घटाने के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। क्रम विनिमय नियम योग की संख्या के लिए सत्य है, घटाने के लिए सत्य नहीं है। इसके बाद तीसरा नियम आता है इसका सहचर्य नियम। सहचर्य नियम या गुण, एसोसिएटिव लॉ अंग्रेजी बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है कि यदि ए कामा बी और सी कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं, तब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम बी प्लस सी के योगफल में ए जोड़ देते हैं अथवा ए प्लस बी के योगफल में सी जोड़ देते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है। इसको यूं भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें अगर हम ऐसे करें बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तब भी ये सत्य है। अर्थात बी और सी के योगफल में ए को जोड़ें अथवा ए और बी के योगफल में सी को जोड़ें, या पहले हम ए और बी का योगफल कर लें फिर सी जोड़ दें, या ए के योगफल ए में बी और सी का योगफल जोड़ें, इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी योग का सहचर्य नियम कहते हैं। ऋण की संख्या में घटाने की संख्या में सहचर्य नियम सत्य नहीं है। इसके बाद में एक नियम है योगात्मक तत्समक अवयव।
तो शून्य एक ऐसी संख्या होती है कि शून्य को हम किसी भी संख्या में जोड़ दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। जैसे ये कोई धनपूर्ण संख्या है, इसमें शून्य जोड़ दें तो हमें ए प्राप्त होता है, या शून्य में ए जोड़ दें तब भी हमें ए प्राप्त होता है। यहाँ ए योगात्मक तत्समग्र अवयव एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो पूर्ण संख्याओं में आपने योग की संक्रिया से संबंधित नियम पढ़े, अब गुणा की संक्रिया के नियम से गुणा की संक्रिया की। तो नंबर 1 संवरक नियम। संवरक नियम तो इसमें संवरक नियम में क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक है, यानी दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो उनका गुणा करने पर हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यदि ए और बी कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं तो ए गुणा बी बराबर एक पूर्ण संख्या। जैसे ए बराबर 3, बी बराबर 4, ए बराबर 3 और बी बराबर 4, तो ए गुणा बी बराबर 3 गुणा 4 बराबर 12, एक पूर्ण संख्या। तो दो धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। इसे हम संवरक का नियम कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा नियम आता है गुणा की संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय नियम। यदि ए और बी दो धन पूर्ण संख्याएं हैं, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए होता है। इनमें क्रम आपस में बदल जाता है, क्रम का विनिमय होता है। यदि ए बराबर 5 और बी बराबर 6, तो 5 गुणा 6 बराबर 6 गुणा 5, ये दोनों सत्य है। 6 पंचे 30, 5 6 25। इस प्रकार से गुणा की संख्या में क्रम बदलने से मान में कोई अंतर नहीं प्राप्त होता। अब योग की संक्रिया के लिए गुणा का शैशव नियम। योग की संक्रिया पर गुणा का सहचल
तो योग की संक्रिया पर गुणा का सहचर नियम देखिए कैसा होता है कि योग की संक्रिया में हम गुणा का सहचर नियम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माना कि ए कामा बी तथा सी कोई तीन पूर्ण संख्याएं हैं। ए कामा बी कामा सी कोई तीन धन पूर्ण संख्याएं हैं। तब हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लिख लें, अगर हम सी का गुणा पहले बी में करें और गुणनफल का हम ए में गुणा करें अथवा सी का हम गुणा ए तथा बी के गुणनफल में करें तो हमें वही मान प्राप्त होता है। या ए बी का गुणा कर दें गुणा सी बराबर, फिर ये हो जाएगा एक राशि राशि। तो इस प्रकार से गुणा का सहचर हो गया। अब योग की संख्या पर गुणा का सहचर नियम जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब होता है ए गुणा धन ए गुणा से। तो ये योग की संख्या पर गुणा का सहचर नियम। अब इसके पश्चात एक और नियम बचता है, उसका नाम है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक अवयव, गुणात्मक तत्समक अवयव। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक का गुणा वन का गुणा किसी भी संख्या में कर दें तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये हमारी कोई धन पूर्ण संख्या है, ए में एक का गुणा कर दे तो ये एक प्राप्त होता है, एक में एक का गुणा कर दे तो ये हमें प्राप्त होता है। यहाँ एक गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक क्या होता है गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं पर जो संख्याओं के प्रगुण हैं वो चार आपने पढ़े। पहला संवरक का नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम और तीसरा सहचर नियम और चौथा योगात्मक तत्समक अवयव। गुणा की संख्या में भी तीन नियम, गुणा के लिए संवरक का नियम, गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम और गुणा के लिए सहचर नियम तथा गुणात्मक तत्समक अवयव। ये चार चीजें आपने पढ़ी गुणा के लिए और योग की संख्या के लिए। इसके पश्चात अब आप लोग ये सारी प्रक्रियाएं अपने ढंग से याद कर लेंगे और फिर इनका उपयोग करना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे आपको इस पर आधारित सवाल बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।